हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और इस लॉ को पढ़ने से पहले हम अपना रिवाइज करते हैं फर्स्ट लॉ को समराइज किया जा सकता है 3 स्टेटमेंट्स में। वो 3 स्टेटमेंट्स हमारे कौन से हैं? 3 स्टेटमेंट्स ये थे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पहली बात, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, पहली ही बात है। दूसरी बात, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ इंजन विच वुड परफॉर्म विदाउट कंज्यूमिंग द एनर्जी, यानी कि आप कैसे ऐसे किसी इंजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं जो कि बिना ऊर्जा की खपत किए कार्य करता रहे। अगर ऐसा हो जाए तो फिर कहना ही क्या। और तीसरी बात ये कि मास एंड एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम वुड रिमेन कांस्टेंट, यानी कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड का मतलब क्या, जो कि इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसमें जो उसका मास है और एनर्जी है वो फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इसके बाद बारी आती है लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, कि फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस क्या थी, कहाँ से हमें सेकंड लॉ की ज़रूरत पड़ी। तो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन ये है कि भाई फर्स्ट लॉ हमारा बोलता है कि अगर किसी प्रोसेस में एनर्जी का कंजर्वेशन है, यानी कि एनर्जी को आपने कंजर्व रखा है, तो वो प्रोसेस होना चाहिए। मगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हो रही हैं, मगर उन्हें एज पर द फर्स्ट लॉ होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो चीज़ें नहीं हो रही हैं उनको बताता है हमारा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ का रोल ही यही है कि वो बताएगा कि प्रोसेस की डायरेक्शन क्या होगी, प्रोसेस की फिजिबिलिटी क्या होगी, किस डायरेक्शन में प्रोसेस होगा, और साथ साथ ये भी बताएगा कि क्यों होगा। अब इस पूरे फिनोमिनन को समझने के लिए, ये जो पूरा फिनोमिनन है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं तो क्यों नहीं हो रही हैं, इनको समझने के लिए हम लोग लेते हैं एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल। उस एग्जाम्पल में हम एक एक स्टेटमेंट जो भी बोलेंगे वो सारा का सारा आपका सेकंड लॉ से रिलेट करेगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा, और उससे ही हम सेकंड लॉ अपना डिराइव करने वाले हैं। पूरा सेकंड लॉ अपना डिफाइन करेंगे उस एक एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल बाद में हम समझेंगे, उससे पहले अपना डेली लाइफ का। ठीक है, तो करते क्या है, चलिए समझते हैं। एग्ज़ाम यानी परीक्षा। अगर आपसे हम पूछें, अगर पूछा जाए आपसे कि भाई किसी एग्ज़ाम में फेल होने के लिए आप क्या करोगे, अगर आपसे हम पूछे क्वेश्चन कि भाई बताओ एग्ज़ाम में आपको फेल होना है तो उसके लिए क्या करोगे, तो उसका उत्तर होगा कि कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी एग्ज़ाम में फेल हो ही जाओगे। और अगर आपको एग्ज़ाम में पास होना है तो क्या करोगे, तो बिना कुछ किए काम नहीं चलने वाला। उसके लिए क्या होगा, सबसे पहली बात, अपनी लाइफ के सारे डिसऑर्डरनेस आपको हटानी पड़ेगी। डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या, रैंडमनेस। आप एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ में अपनी एनर्जी को स्पेंड कर सकते हो, आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत सारी है, तो ऑर्डरनेस लानी पड़ेगी। आप हो सकता है गेम्स भी खेलते हो, कुछ और भी करते हो, म्यूजिक सुनते हो, घूमते हो, टहलते हो, एक्सरसाइज करते हो, एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, आप अपने आप को इन्वॉल्व रखते होगे। मगर जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उन सारे चीज़ों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऑर्डर्ड वे में आगे बढ़ना होगा। कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि जो आपके अंदर की ऊर्जा है, ठीक है, जो भी आप 8 घंटे सोने के बाद जो बची हुई एनर्जी है उसको आपको किसी एक फिक्स्ड डायरेक्शन में लगाना होगा, क्योंकि कहीं और एनर्जी लगा दोगे अपनी तो फिर पढ़ने के लिए एनर्जी बचेगी नहीं। ठीक है, तीसरी बात डायरेक्शनल, यानी कि आपको डायरेक्शनल अप्रोच रखनी होगी। ऐसा भी नहीं कि रैंडम कभी इधर ये पढ़ रहे हैं कभी वो पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन में आपको एक बढ़ना होगा। तो एग्ज़ाम पास करने के लिए जो आप देख रहे हो कि आपने अपनी एनर्जी को फोकस्ड किया, एक डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, तो इन सब के लिए एफर्ट लगता है। ठीक है, पढ़ने में एफर्ट लगता है। आप अपनी एनर्जी, अपने आप को फोकस्ड कर रहे हो, अपनी सारी ऊर्जा एक तरफ केंद्रित कर रहे हो, और अगर ये सारी चीज़ें आप कर ले गए तो आप यू वुड बी थ्रू, आप एग्ज़ाम को पास करके निकल जाओगे। और नहीं कर पाए तो खैर। तो वो जो प्रोसेस था और जो ये फेल होने का प्रोसेस है, पास और फेल, इसमें ही छुपा हुआ है आपका स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस किसको बोलेंगे, फेल होने को, कुछ भी नहीं किया, हो रहा है, हो गया। और पास होने के लिए आपको क्या करना पड़ा, एफर्ट लगाना पड़ा। ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये खुद से नहीं होता, ये करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है, आपको अपनी लाइफ में ऑर्डरनेस लानी पड़ती है, आपको कॉन्सेंट्रेटेड होना पड़ता है, आपको एक फिक्स डायरेक्शन में बढ़ना होता है। तो ये है हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो किसी एग्जाम में पास होना जो है वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और फेल होना क्या है, स्पॉन्टेनियस।
ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी एग्जाम में कुछ भी नहीं किया फिर भी फेल हो गए, और कुछ किया अगर पास होना है तो बहुत कुछ करना पड़ता है, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में चलना पड़ता है, अपनी ऊर्जा को कॉन्सेंट्रेटेड करना होता है, एक फिक्स डायरेक्शन में बढ़ना होता है, तब जा कर के हम कहीं पास होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस था ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये खुद से होने वाला नहीं है कि किस एग्जाम में अप्लाई कर दिया और पास भी हो गए, नहीं। एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। स्पॉन्टेनियस डिसऑर्डर्ड, स्प्रेडेड, रैंडम, यानी कि आपने, चलो एग्जांपल लेते हैं, अपनी लाइफ में डिसऑर्डरनेस थी, एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ में अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं, आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ज़्यादा है, बहुत तरीके से अपनी एनर्जी को वेस्ट या इन्वेस्ट जो भी आप करते हो वो कर रहे हो, साथ साथ आपके जो एनर्जी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो भी रैंडम है, किसी भी डायरेक्शन में एनर्जी आ रही है, म्यूजिक में जा रही है, गेम्स में जा रही है, सोशल मीडिया में जा रही है, आर्ग्यूमेंट में जा रही है, कुछ भी हो सकता है यार, एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, आप उसमें अपनी एनर्जी को स्प्रेड कर सकते हो, तो वो सारा है। और इसके अलावा आप एक फिक्स अगर पढ़ भी रहे हो तो एक डायरेक्शनल अप्रोच नहीं है, कभी इस कोचिंग का, कभी उस कोचिंग का, कभी यहाँ के नोट्स, कभी वहाँ के नोट्स, रैंडम है, तो फिर क्या होना है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हम रिलेट करने वाले हैं अपनी एंट्रोपी को, अपने सेकंड लॉ को, और एक एक स्टेटमेंट जो जो यहाँ पर बोला हुआ है, जो जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, वो हर एक बात लागू होगी सेकंड लॉ पर। आप देखिएगा कैसे, देखना। सबसे पहली बात, उससे भी पहले चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये बहुत गजब का एग्जाम्पल है, सेकंड लॉ को समझना है ना। तो आप देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक बॉल है, बॉल रबड़ की मान लीजिए, चलिए ऊपर से फेंकी गई बॉल आती है, ज़मीन में टिप्पा खाती है, टिप्पा खाना मतलब कोलाइड करती है, बाउंस बैक करती है, मगर दोबारा वो उतनी हाइट नहीं गेन कर पाती है। ऐसे ही जब ये सक्सेसिव इसके कोलिजन होते हैं सरफेस पर, ये सरफेस मान लीजिएगा इसको, सरफेस पर, तो ये धीरे धीरे अपनी हाइट को लूज करती है और अंततः फाइनली ये जाकर के रेस्ट पे चली जाती है। तो कुल मिलाकर इस बॉल की टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी है इसकी रेस्ट पे रहने की, ये चाहती है रेस्ट पे होना, रेस्ट पे रहना चाहती है। ठीक है, ऊपर नहीं रहना चाहती, क्यों, क्या रीज़न है। देखिए जो बॉल है इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, जब वो इसके साथ चल रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो वो एक फिक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स की कुछ एनर्जी होगी, वो जो एनर्जी है वो एक डायरेक्शनल अप्रोच में बढ़ रही है। ठीक, मगर 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 हुआ क्या, आखिर इसकी हाइट कम क्यों हो गई, इसकी हाइट कम क्यों हो गई। जो इसके मॉलिक्यूल्स थे ना, उनके पास जो एनर्जी थी ना, उन्होंने क्या किया, अपनी एनर्जी को, जब ये रास्ते में इस मार्ग से होते हुए आ रही है तो रास्ते में इसको कुछ पार्टिकल्स मिले होंगे वायुमंडल में। ठीक है, उस वायुमंडल में जो इसको पार्टिकल्स मिले होंगे, एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होंगे, उनसे इसका कोलिजन हो रहा होगा लगातार। भाई ये अगर हमारा मान लो यहाँ पर भी हवा होगी, कहीं ना कहीं पार्टिकल्स होंगे, उन सबसे टकराती हुई आ रही है, आगे बढ़ रही है, तो ये क्या कर रही है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही है। भाई जहाँ जहाँ कोलिजन होगा वहाँ वहाँ अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देगी। आप भी तो एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हो, रास्ते में जा रहे हो, किसी चीज़ से भिड़ गए, अगर किसी चीज़ से आप टकराते हो तो वो हिल जाती है, वो हिल जाती है यानी उसमें मोशन हो गया, मोशन हो गया तो क्या हुआ, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। सेम वही हाल, ये जो बॉल है, ये जब नीचे आ रही है तो रास्ते के पार्टिकल से टकरा रही है, उनमें अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है। ठीक है, अभी जो एनर्जी थी, जो इस बॉल के अंदर एनर्जी थी, वो डायरेक्शनल थी, वो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रही थी, मगर जिससे टकराई, जिसको उसने एनर्जी दी, वो तो कहीं भी घूम रहे हैं। वो जो वायुमंडल के पार्टिकल है ना, वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो अभी क्या हुआ, वो जो एनर्जी थी वो अभी तक कॉन्सेंट्रेटेड थी, वो एनर्जी इस बॉल के अंदर थी, लेकिन उस एनर्जी का ट्रांसफर एक ऐसे आदमी के पास हो गया, ऐसे पार्टिकल के पास हो गया जो कि रैंडम मोशन कर रहा है। ठीक है, तो अभी बात हम पूरी कंप्लीट नहीं करेंगे, आगे बढ़िए। फिर क्या हुआ, सरफेस पे टकराई, तो जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स है ना, उन पे भी थर्मल वाइब्रेशन शुरू हो गए। बॉल गई, सरफेस पे टकराई, वहां पर भी थर्मल वाइब्रेशन हुए, इसलिए जो बॉल में एनर्जी थी वो कम हो गई, रास्ते में टकराई, फर्श पे टकराई,
फर्श के पार्टिकल्स को, वायुमंडल के पार्टिकल्स को, सबको तो इसने एनर्जी ट्रांसफर कर दी। तो भाई जितनी एनर्जी लेके गए थे उतनी तो बची नहीं, तो दोबारा कम हो गई। ऐसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम बॉल की बात नहीं कर रहे हैं, बात यहाँ पर एनर्जी की करिए। एनर्जी के टर्म्स में समझिए, एनर्जी के टर्म्स में समझेंगे तो आपको सेकेंड लॉ बहुत गजब का समझ में आने वाला है। कैसे? एनर्जी है, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर एनर्जी है, उन्होंने अपनी एनर्जी रास्ते में ट्रांसफर की, फर्श के पार्टिकल्स को ट्रांसफर की। धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफर करने की वजह से ये बॉडी अंततः रेस्ट में आ गई। मगर जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, वो एनर्जी का ट्रांसफर, जो एनर्जी थी कॉन्सेंट्रेटेड थी, एनर्जी पहले कॉन्सेंट्रेटेड थी, अभी क्या हो गई, डिस्पर्स हो गई। अब वो एनर्जी जिन पार्टिकल्स के पास है उनका कोई फिक्स डायरेक्शनल मोशन नहीं है इस बॉल की तरीके, वो तो कहीं भी जा रहे हैं, वो तो वेले हैं, किधर भी जा रहे हैं। तो वो जो एनर्जी है, एनर्जी क्या चाहती है, डिस्पर्स होना। और इसीलिए ये बॉल अंततः रेस्ट पर पहुंच गई, क्योंकि जब ये चल रही थी ना, तो वो जो एनर्जी थी वो कॉन्सेंट्रेटेड घूम रही थी, लेकिन उसको उसमें खुशी नहीं मिल रही थी। वो चाह रही थी कि हम ऐसी जगह जाएं जो हमें मस्त घुमाए इधर उधर कहीं भी, ठीक है। तो इसलिए जो एनर्जी थी वो ट्रांसफर हो गई उन पार्टिकल्स को जो कि रैंडम मोशन कर रहे हैं, और जो बॉल के साथ थे तब उनकी मजबूरी थी, उसी डायरेक्शन में चलना पड़ रहा था। तो यहाँ पर आपको एक टेंडेंसी पता चल रही है एनर्जी की, एक आपको प्रवृत्ति पता चल रही है, वो ये है कि जो हमारी एनर्जी है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहना नहीं चाहती है, वो रैंडमनेस की ओर बढ़ती है। एक बात यहाँ पर लीक हो गई, रैंडमनेस बढ़ रही है, यूनिवर्स की बढ़ रही है, तो यहाँ पर एक टेंडेंसी है, टेंडेंसी उस एनर्जी की टेंडेंसी है, वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं स्प्रेडेड होना चाहती है। दूसरी बात, एनर्जी की अगर क्वालिटी की जाए, क्वालिटी के टर्म्स में बात की जाए, तो हमको एक बात सिखाई गई थी, हमको एक बात ये सिखाई गई थी कि वर्क से आप हीट तो बना दोगे, वर्क से हीट 100% बना दोगे, मगर हीट से वर्क 100% नहीं बना पाओगे। क्यों कभी सोचा है? जब आप वर्क करते हो, सारी चीज़ों को आपस में रिलेट करना है, अभी जो अपना एग्जाम वाला एग्जांपल लिया है ना, उससे भी रिलेट करना है इसको। जब आप वर्क करते हो ना, जैसे सपोज वर्क कर रहे हो आप, इस पेन को अगर मैं यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। आप पानी को गर्म करते हो, हीट दे दी उसको, उसमें भी तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, तो उस एनर्जी से जो पार्टिकल्स हैं वो तो रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी, हम लोग यहाँ पर टेंडेंसी की बात करेंगे, यानी कि जो वर्क है, वर्क में हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो दुखी हो जाते हैं, वो कहते हैं भाई हम एक डायरेक्शन में नहीं चल पाएंगे। जब हीट होती है तो हीट में उनको जो एनर्जी मिलती है उसमें वो रैंडम मोशन करते हैं। भाई जो वेपर बनी, वेपर किधर जा रही है किसको पता, उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन तो नहीं होती है। मगर जब वर्क करते हो, आपका कोई पिस्टन है, आपका कंटेनर है, इस पर एक पिस्टन था, अब इस पिस्टन को अगर ऊपर ले जाना है तो इस गैस के सारे पार्टिकल्स को ऊपर की ओर जोर लगाना होगा, तभी तो इस पिस्टन को ऊपर ले जा पाएंगे। और अगर नीचे लाना है पिस्टन को, अगर उस पिस्टन को नीचे लाना है, तो जब नीचे आ रहा होगा तो उस गैस के सारे पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में वर्क कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि हीट और वर्क में डिफरेंस क्या है। तो हीट और वर्क में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि हीट में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो नॉन डायरेक्शनल है, और वर्क में जो ट्रांसफ़र है वो डायरेक्शनल है। वर्क वाली जो एनर्जी है वो डायरेक्शनल है। यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एनर्जी की अगर बात की जाए तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम जो है, जो रैंडमनेस बढ़ती है, जिस प्रोसेस में रैंडमनेस बढ़ रही होगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही होगी, वो फीजिबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस, फीजिबल, ये सब एक ही टर्म है। और इनको मेज़र करने के लिए क्वांटिटेटिवली, यानी कि ये जो टेंडेंसी है, ये सब जो चल रहा है ना खेल, इसको क्वांटिटेटिवली मेज़र करने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, उसको बोलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? देखिए, अगर हम बात करें एंट्रोपी की, अगर आप कभी किसी भी सरकारी संस्थान में जाएं, कहीं पर भी जाएं, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में या प्राइवेट में, किसी पब्लिक प्लेस पर आप जाएं इनफैक्ट, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे कि अगर हमें क्यू मतलब लाइन बनानी है, लाइन बनाने के लिए हमेशा एक सिक्योरिटी गार्ड या कुछ इंस्ट्रक्शंस या कुछ भी ऐसा होगा जिसके डर से लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे। लाइन में खड़े होने का मतलब क्या हो गया? ऑर्डरनेस आ गई। मगर कभी भी क्या बिना लाइन के ऐसे ही रैंडम खड़े होने के लिए कभी किसी को बोलना पड़ता है?
नहीं बोलना पड़ता, वो स्पॉन्टेनियस है। तो यहाँ से एक चीज़ रिलेट कर सकते हो कि जो हमारी ऑर्डर्डनेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और डिसऑर्डरनेस है वो क्या है, ऑर्डर्ड है नॉन स्पॉन्टेनियस, डिसऑर्डरनेस है स्पॉन्टेनियस। भीड़ में तो लोग ऐसे रैंडम बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, स्पॉन्टेनियस, मगर उनसे बोल दो लाइन में खड़े हो तो भाई उसके लिए एफर्ट लगेगा, ठीक है, किसी का डर लगेगा, कोई इंस्ट्रक्शन लगेगा, कुछ भी लगेगा। तो यानी प्रोसेस को जो नॉन ऑर्डर्ड में लाने के लिए, ऑर्डर्डनेस के बढ़ने की तरफ हमारा प्रोसेस हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। और जब हम बात कर रहे थे वर्क की और हीट की, तो वर्क और हीट को कैसे रिलेट करोगे यहाँ पे, जब वर्क आप करते हो किसी बॉडी पे वर्क कर रहे हो तो उसमें ऑर्डर्डनेस आती है। ऑर्डर्डनेस आएगी तभी तो वो फिक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, तभी तो पिस्टन मूव करेगा, W=FD। और जब ऑर्डरनेस आ रही हमारी वर्क से, और हीट की बात करें, अगर किसी चीज़ को गर्म कर रहे हो तो वहाँ पर क्या है, रैंडमनेस है, डिसऑर्डरनेस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एनर्जी को आप इस तरह से भी रिलेट कर सकते हो कि हमारा जो सिस्टम है उसमें अगर आप उसमें ऑर्डरनेस ला रहे हो, ठीक है, ऑर्डरनेस के साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पर जुड़ी हुई है, क्या, कॉन्सेंट्रेशन और रैंडमनेस यानी स्प्रेडनेस। स्प्रेडनेस और कॉन्सेंट्रेशन को कैसे रिलेट करोगे, जब आप डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ने का मतलब पार्टिकल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं मतलब एनर्जी हमारी, वो पार्टिकल्स क्या है, एनर्जी भी तो लेके जा रहे हैं, तो रैंडमली एनर्जी जा रही है इधर उधर। मगर जब वर्क कर रहे हो तो वो एनर्जी भी कॉन्सेंट्रेटेड हो रही है, ठीक है, उस वर्क करने में जो आपकी एनर्जी भी है ना वो भी आपकी कॉन्सेंट्रेटेड हो रही है। तो ये प्रवृत्ति जो है ये स्पॉन्टेनियस प्रवृत्ति नहीं है, यानी फिजिबल नहीं है, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्वालिटी ऑफ एनर्जी हमने समझ लिया, फिजिबिलिटी समझ लिया, स्पॉन्टेनिटी समझ लिया, हीट, वर्क, ऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस, ये सारी चीज़ें आपस में को रिलेटेड हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस, फिजिबिलिटी, स्पॉन्टेनिटी, स्प्रेडनेस, कॉन्सेंट्रेशन, इनको अगर हम अपने पहले वाले एग्जाम्पल जिसमें हमने पास और फेल की बात की थी तो उससे अगर रिलेट करें तो अगर आप देखो तो जो फेल होना है फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है। वहाँ पर अगर आप क्या कर रहे हो, आपकी एनर्जी स्प्रेडेड है, आप फैल रहे हो, मतलब सॉरी अपनी एनर्जी को फैला रहे हो रैंडमली, तो क्या हो रहा है, वो डायरेक्शनल भी नहीं है, तो वहाँ पे डिसऑर्डर्डनेस है। डिसऑर्डर्डनेस का मतलब क्या हुआ, एनर्जी आपकी स्प्रेडेड हो रही है, तो वहाँ पर वो आपका प्रोसेस फिजिबल है। और फिजिबिलिटी में क्या मिल रहा है, रिजल्ट फेल, तो वो है हमारा स्पॉन्टेनियस। और अगर बात करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, तो जब आप क्या करोगे, आप एक डायरेक्शनल मेहनत करोगे, ठीक है, एक फोकस मेहनत करोगे, अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेटेड रखोगे, तो वहाँ और डिसऑर्डरनेस अपनी लाइफ की हटा के ऑर्डर्ड वे में लाइफ को लाओगे, तब आप हो जाओगे पास, जो कि था नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यानी कि ये जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये बेसिकली आपका जो प्रोसेस की फिजिबिलिटी है, प्रोसेस की डायरेक्शन है, उस पर बात करता है कि भाई प्रोसेस की डायरेक्शन क्या होने वाली है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में प्रोसेस हमारा फिजिबल होगा और किस डायरेक्शन में प्रोसेस फिजिबल नहीं होगा। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन सेकेंड लॉ का, कि सेकेंड लॉ बेसिकली है क्या ये सेकेंड लॉ। अभी बात करते हैं कि इस सेकेंड लॉ में जब बात आ रही थी, यहाँ पर यही तो बात फंस गई ना कि वर्क से हीट तो कन्वर्ट कर लिया, मगर हीट जिसमें कि एनर्जी आपकी डिसऑर्डर्ड है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब रैंडम मोशंस हैं, उससे आप क्या ऑर्डरनेस की तरफ बढ़ सकते हो, यानी कि हीट वाली एनर्जी से क्या आप वर्क वाली एनर्जी की तरफ जा सकते हो। आपको पता था कि हीट और वर्क क्या है, पाथ फंक्शन, इनका सिर्फ और सिर्फ इतना रोल है कि इंटरनल एनर्जी को घटा या बढ़ा सकते हैं, ये खुद में कुछ नहीं होते, सिर्फ एक प्रोसेस है, प्रोसेस का पार्ट है। आप एनर्जी घटा या बढ़ा सकते हो वर्क करके भी, या डायरेक्ट इसको हाथ को ऐसे रगड़ के भी गर्म कर सकते हैं, या डायरेक्ट किसी फ्लेम के कांटेक्ट में ला करके भी गर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमारा क्या था, हमने हाथ ऐसे किए तब तो हीट निकली, तो क्या अगर हम हीट के ऊपर हाथ रख दें तो ये ऐसे ऐसे होने लगेंगे, इस पर भी दिमाग लगाया हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने। आइए समझते हैं। उन्होंने बोला कि भाई चलो ठीक है, हीट से ऑर्डरनेस से डिसऑर्डरनेस से ऑर्डरनेस की तरफ नहीं आ सकते हो, लेकिन कितना आ सकते हो, कुछ तो बात होगी ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे एक वैज्ञानिक थे केल्विन और प्लैंक, दोनों अलग अलग हैं, इनके नाम पे आप केल्विन टेम्परेचर की यूनिट लिखते हो, केल्विन और प्लैंक, इन दोनों ने काम किया। और एक दूसरे वैज्ञानिक थे क्लॉसियस, इन्होंने काम किया। तो इन्होंने सेकेंड लॉ जो आपका बेसिकली आया हुआ है वो इन तीन वैज्ञानिकों की
कारस्तानी हैं, इन्होंने ही मिल करके उसको निकाला हुआ है। तो केल्विन प्लांक ने हमें ये बताया, इन्होंने वर्क किया हीट इंजन पर। हीट इंजन पर इन्होंने क्या बोला, केल्विन प्लांक की अगर बात की जाए, केल्विन प्लांक ने एक केस ये बनाया, इन्होंने बोला कि भाई अगर किसी, अरे बस ज़्यादा नहीं, ठीक है, अभी क्या करना है। हाँ, तो केल्विन प्लैंक ने हमें ये बताया कि किसी हॉट बॉडी यानी कि किसी हॉट रिजर्वायर, सपोज इसका टेम्परेचर T1 है, यहाँ से हमारा जो ये सिस्टम है, सिस्टम इससे हीट आई, यानी कि हॉट बॉडी से हीट आई और इस सिस्टम ने काम किया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जितनी हीट आ रही है उसके बदले पूरा काम हो जाए? भाई यहाँ से हीट यहाँ ये रिजर्वायर मान लिया आपका, ये हमारा सिस्टम है और यहाँ से हीट आ रही है, हीट नीचे आ रही है तो इससे हीट ली और वर्क कर दे और यहाँ से कोई भी हीट रिलीज ना हो, यानी कि तब तो हम मान लेंगे कि जो हायर टेम्परेचर से हीट आई उसको सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया और पूरे के पूरी हीट का काम कर दिया। यूनिट दोनों की सेम होती है, हीट भी तो आपकी जूल के फॉर्म में आ सकती है। मान लो 100 जूल की हीट आई, 100 जूल की हीट आ गई और हमारे सिस्टम ने 100 जूल का काम कर दिया, तब तो हमारा जो हीट इंजन है 100% इफिशियंट हो गया, यानी कि हीट का भी 100% कन्वर्जन वर्क में हो गया। मगर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पर सिंक में हमें कुछ हीट मिल जाती है, यानी कि टोटल हीट को टोटली आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन्होंने ये यहाँ से स्टेटमेंट दिया कि यू कैन नॉट कन्वर्ट हीट इनटू वर्क 100%। इसके बाद आए अपने क्लासियस, उन्होंने क्या बताया, इनका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये बोला कि आप किसी ठंडी बॉडी से, कोल्ड बॉडी से, आप इमेजिन करो किसी कोल्ड बॉडी से हीट ले लो, ठीक है, और ट्रांसफर किसमें कर दो, हॉट बॉडी में। क्या ऐसा हो सकता है कि कमरे में एक गर्म चाय की प्याली रखी है, आपके पास एक गर्म चाय है, एक तरफ आइस क्यूब रखा हुआ है, आप एक काम करो उस आइस क्यूब से हीट लेकर के इसको चाय को थोड़ा और गर्म कर दो, ऐसा कर सकते हो क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इन्होंने बताया कि आप कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में भी हीट ट्रांसफर कर सकते हो, मगर कैसे? आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने सिस्टम पर वर्क करना पड़ेगा। जब आप अपने सिस्टम पर वर्क करोगे, हमारे सिस्टम पर वर्क होगा, तभी जो हीट है वो ट्रांसफर होगी कहाँ? कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी। ये जो लॉ है बेसिकली सिर्फ इतना सा है कि आप किसी ठंडी जगह से, यानी कि सपोज ये T1 अगर टेम्परेचर था यहाँ पर, सपोज T1, उसको काफ़ी गंदा लिख गया है, इसको फिर से लिख देते हैं। सपोज यहाँ पर T1 टेम्परेचर था, यहाँ से हमने हीट ली और यहाँ ट्रांसफ़र कर दी, और जो ये टेम्परेचर है T1 ये कम है, T1 इज लेस देन T2 है, और इसी से हम हीट ले रहे हैं, ठीक है, हम इससे ही हीट ले रहे हैं किसी ठंडी चीज़ से। आप इमेजिन करोगे एक ठंडा पानी का गिलास रखा है, उससे हीट लेकर के आपके पास चलो एक नॉर्मल पानी का गिलास रखा है, उसको ठंडा कर दो और गर्म वाले पानी को और गर्म कर दो, या ठंडी चीज़ को और ठंडा कर दो, गर्म को और गर्म कर दो। ठंडी चीज़ से हीट ट्रांसफ़र कर रहे हो गर्म चीज़ की तरफ। इसके लिए उन्होंने एक मैकेनिज्म बताई, उन्होंने तरीका बताया कि हो सकता है, मगर आपको सिस्टम पर वर्क करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में अमूमन ज़्यादातर लोग देखते हैं। घर में आपके अगर रेफ्रिजरेटर है तो वहाँ पर क्या होता है, जो हमारी फ्रिज है या रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर पहले से ही ठंडक है, लेकिन फिर भी वो उसको और ठंडा करती है और बाहर हीट भेजती रहती है। वैसे नॉर्मली क्या होना चाहिए? नॉर्मली ये होना चाहिए कि भाई बाहर गर्मी है, फ्रिज के अंदर ठंडक है, ठीक है, तो यहाँ की गर्मी फ्रिज के अंदर जानी चाहिए, क्योंकि आपको तो बताया गया कि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जाहिर सी बात है। मगर जो घर में फ्रिज रखी हुई है, अगर उसमें पीछे कंप्रेसर ना लगा होता, केवल फ्रिज ऐसे रख दो, फिर क्या उसमें हीट ट्रांसफ़र होगा ऐसे कि जो अंदर चीज़ रखी है वो और ठंडी हो रही है और बाहर कोई दिक्कत नहीं आ रही है और बाहर वो अपनी हीट फेंक रही है? तभी आप देखोगे कि जो आपका फ्रिज है ना,
वो उसमें पीछे से गर्मी निकलती रहती है और साथ साथ कंप्रेसर चलता रहता है। तो वहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली उसमें एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, ठंडी चीज़ को और ठंडा किया जा रहा है और गर्मी निकाल के बाहर फेंकी जा रही है। तो यही है आपका सेकंड लॉ, जिसमें कि क्लासियस ने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया, कैल्विन प्लैंक ने अपना स्टेटमेंट दिया और इसी तरह से इजाद हुई हमारी एंट्रोपी। तो ये जो डिसऑर्डरनेस है, ये जो क्या बोलते हैं फिजिबिलिटी है, इन सारी चीज़ों को अगर हम क्वांटिटेटिवली मेज़र करें, ये सारी जो टेंडेंसी है इसको क्वांटिटेटिवली मेज़र करने के लिए एक टर्म इन्वॉल्व किया गया, एंट्रोपी। एंट्रोपी का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो है वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोगों ने सेकंड लॉ पूरी तरह समझ लिया है, अब बस उस टेंडेंसी को समझ लिया है, उस टेंडेंसी का रीज़न समझ लिया है कि आखिरकार चीज़ें डिसऑर्डर्ड से ऑर्डर्ड से डिसऑर्डर्ड की तरफ ही क्यों जाती हैं, एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड से स्प्रेड क्यों होती है, इन सारी चीज़ों को समझा है। अब जो एंट्रोपी है उसका क्वांटिटेटिव पार्ट हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।